गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीन सेक्टर मेजरली चार सेक्टरों के बारे में पढ़ लिया था। एक एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन पढ़ा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टैग्नेशन पढ़ा था, फॉरेन सेक्टर का स्टैग्नेशन पढ़ा था और डेमोग्राफिक सेक्टर का भी स्टैग्नेशन पढ़ लिया था। अब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो लोग ऑक्यूपाइड है, यानी कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो। एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अभी अभी हमें जस्ट आज़ादी मिली और 200 सालों की गुलामी हमने झेली। इन तीनों ही सेक्टरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीपल इंगेज्ड है। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज से सामान बनाया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से निकाले गए जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उन्हें रॉ मटेरियल कहते हैं और उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और टर्शरी सेक्टर सर्विसेज के लिए होता है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके से स्टैग्नेशन था, यानी कि यहाँ पर भी ग्रोथ किस टाइप से थी। यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन हम जानते ही हैं, जैसे स्टार्टिंग से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि 85% मेजरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन 85% ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी और उनका लाइवलीहुड वहीं से जनरेट होता था। ये वाली बात भी हम लोगों को पता है ना। तो उसी के स्टैग्नेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर स्टैग्नेशन था तो कैसे था और किस तरीके से हमने उस स्टैग्नेशन के लिए क्या किया। ठीक है, तो प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन याद रखना कि एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अभी अभी हमें जस्ट आज़ादी मिली, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन का प्री डोमिनेंस बहुत था। यानी कि मेजरली 70 to 75% वर्क फोर्स का मतलब होता है जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, जिन्हें काम मिल रहा है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। और मिला जुलाकर 15 से 20% लोग प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए थे। यानी कि प्री डोमिनेंस का मतलब होता है कि आज भी पावरफुल एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे 70 to 75% लोग वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है और मेजरली जो 20 to 30% पोर्शन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मिले हुए हैं। रीजनल वेरिएशन यानी कि रीजन वाइज भी वेरी करता है कि लोग कहाँ हैं। जैसे अगर हम थोड़े से स्टेट देखें, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर डिपेंडेंसी लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में है ज़्यादा से ज़्यादा। Witness a decline in dependence of workforce on the agriculture sector with a common state increase in the manufacturing and service sector। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, केरला के, कर्नाटक के, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट लिया और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए। लेकिन कुछ आज भी ऐसे हैं स्टेट जो आज भी एग्रीकल्चर में, जैसे हमारा पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया। भाई पंजाब हमारी खेती एग्रीकल्चर सेक्टर से आज भी जुड़ा पड़ा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्री डोमिनेंस आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर का है मेजरली। और रीजनल वेरिएशन की रीजन वाइज भी लोग बटे हुए हैं, जैसे पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान तो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में है, लेकिन केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ये एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जा चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो भी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अभी अभी हमें आज़ादी मिली, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिशर्स के टाइम। ब्रिटिशर्स ने रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ पे जरूर ध्यान दिया था, लेकिन उनका जो ध्यान देने का मेजर पर्पस था वो भी अपना ही वेलफेयर था। द मेन मोटिव बिहाइंड सच इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। यानी कि इनमें भी कहीं ना कहीं इनका अपना इंटरेस्ट और अपना ही फायदा कहीं ना कहीं छुपा पड़ा था। उन्होंने सबसे पहले रोड्स के ऊपर ध्यान दिया। द रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमरली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने रोड बनवाई थी, जनरली इसलिए बनवाई थी कि जो उनकी आर्मी है वो वहाँ से होकर गुजर सके और अपना रॉ मटेरियल वो शिफ्ट कर सके, इसलिए उन्होंने रोड्स बनवाई। रेलवे का सबसे इम्पॉर्टेंट एरा है जो हमें समझना है कि भाई रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था। रेलवे का इंट्रोडक्शन 1850 में हुआ था इंडिया में। तो याद रखना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था इंडिया में रेलवे लाना, और उसका इंट्रोडक्शन 1850 में उन्होंने किया था। रेलवे एक चीपर सोर्स था और कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन का काम करता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, कि जब डिफरेंट कंट्रीज के साथ रेलवे आया तो कहीं ना कहीं उसने हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करने में ईजियर कर दिया। तो रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, तो उनके लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल था वो ईजियर हो गया।
इट ब्रोक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। बताया कि नेशन वाइज इंटीग्रेशन हो गया जब से रेलवे आया। रेलवे का इंट्रोडक्शन 1850 में हुआ। सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे टू थाने 16 अप्रैल 1853 में चली। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि रेलवे का इंट्रोडक्शन 1850 में और सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी बॉम्बे से थाने तक। It enhanced commercialization of Indian agriculture which adversely affect the competitive self-sufficiency of the village economies in India। यानी कि ऐसी इंडिया में जहाँ फेमाइंस आ सकते हैं, जहाँ पे लोगों को क्राइसिस होते हैं, तो क्राइसिस के टाइम पे रेलवे एक अच्छा सोर्स होता है कि हम वहाँ पर इंटीग्रेटेड है, हम दूसरे स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड द फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स मोर देन द इंडियंस। जैसे मैंने बताया कि रेलवे आया जरूर था और रेलवे ने फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार को ईजी कर दिया था, लेकिन ये भी ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फायदा दे रहा था इंडिया के अपेक्षा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू द इंडियन इकोनॉमी। को काफ़ी सारे नुकसान भी झेलने पड़े रेलवे के इंट्रोडक्शन की मदद से। मतलब कुल मिला के ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि रेलवे आया, रोड्स बनाई गई, कम्युनिकेशन में पोस्ट एंड टेलीग्राफ लाए गए तो इसका कुछ फ़ायदा हमारे इंडिया वालों को मिला। बहुत ही कम फ़ायदा हमारे इंडिया वालों को मिला, ये समझ के चलो आप लोग। जैसे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी आई, लेकिन ये इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे क्योंकि ये बहुत ही महंगे पड़ रहे थे। British government took measure for developing the water and air transport, however their development was far from satisfactory। कम्युनिकेशन में उन्होंने दो ही चीज़ें लाई थी, एक टेलीग्राफ और एक पोस्ट। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ ही थे। जनरली जो इंडिया में टेलीग्राफ आया था वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आया था और पोस्टल सर्विसेज पब्लिक पर्पस के लिए आई थी। किसके लिए आई थी? पब्लिक पर्पसेस के लिए पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट बन गए थे, और टेलीग्राफ बनाया गया था लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1852 में फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प, जो पोस्टल स्टैम्प थी वो सर्कुलर शेप में थी और 1852 में रिलीज की गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का क्या रीजन था? यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो उसके पीछे उनका मेन पर्पस क्या था? उनका मेन पर्पस था, जैसे मैंने बताया कि रोड बनाने का उनका मेन पर्पस था कि उनकी आर्मी मोबिलाइज हो जाए और वो रॉ मटेरियल को शिफ्ट कर सकें फ्रॉम द कंट्री साइड। यानी कि अगर वो दूसरे देशों में शिफ्ट करेंगे और उनका जब रॉ मटेरियल इंग्लैंड पहुंच सके, है ना, तो उनके लिए बहुत फायदा है, ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए उन्होंने किया था। रेलवे जो बनाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मेन रीज़न क्या था कि वो इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडिया टेरिटरी, तो इंडिया की टेरिटरी पे इफेक्टिव कंट्रोल कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन देख सकें, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, फॉरेन ट्रेड करके वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और ये भी ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए वेलफेयर था, मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी को ही फायदा मिल रहा था इसका। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया, तो इंडिया में ब्रिटिश फंड में अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें और प्रॉफिटेबल बन सके। एक्चुअल में जो भी काम रोड बनाई गई, रेलवे बनाई गई, कम्युनिकेशंस के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाए गए, इस सब चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अपने लिए उठा रहे थे और इंडिया वालों के लिए कुछ नहीं किया। तो एट द लास्ट अब मैं कह सकता हूँ कि कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं और चैप्टर हमारा मोस्टली फिनिश्ड ही है और इस चैप्टर में अब कुछ बचा भी नहीं है। मेजरली क्या है कि बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 की 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई और द इम्पैक्ट ऑफ 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि हमने 6 एस्पेक्ट को देखते हुए मेजरली देखा कि इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार थी, कि अभी अभी तो हमें आज़ादी मिली तो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से उन्होंने बिगाड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बिगाड़ा, फॉरेन सेक्टर को भी नहीं छोड़ा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो या डेमोग्राफिक हो और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सारी सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन किया और स्थितियां बहुत ही मिजरेबल बनाई। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि पर कैपिटल इनकम कांस्टेंट रही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट रही, ज़मींदारी सिस्टम मैंने आपको बताया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे बोलते हैं। ठीक है, हम कल्टीवेशन के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे। फ्रिक्वेंसीज ऑफ फेमाइंस यानी कि बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई थी और इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गए थे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज भी इतना बेस नहीं बना पाई थी एट दैट टाइम पर। तो ये सारे के सारे कंक्लूजन हमने इस फर्स्ट चैप्टर से जनरली निकाले। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा मेरी वीडियोस देखते हुए। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक जो हमें लगता है बताना चाहिए कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। भाई अब तक हम जितने भी चैप्टर, मैंने आपको पहला चैप्टर जितना भी पढ़ाया है उसमें मैंने आपको अभी तक ब्रिटिशर्स की कमियां ही गिनाई कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, स्थितियां बहुत मिजरेबल कर दी, है ना, मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर मैंने बात करी कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया की इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। ये बात तो आप भी जानते हैं।
लेकिन कई हद तक हम इनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया ही होगा उसके लिए, पर एक्चुअल में ऐसा कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया था उन्होंने। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि जब मैंने एक ट्रिक बनाई थी S²F_ATM, जिससे हम याद कर सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया था। भाई इन्होंने कहा था कि बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, माना उन्होंने रोड्स रेलवे बनाई अपने फायदे के लिए बनाई, पर कहीं ना कहीं ये वेलफेयर हमारे लिए भी तो हो गया एक तरीके से, कि डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। तो रोड्स और रेलवेज बनाने की डेवलपमेंट उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने चीपर बढ़ गया। सो एक तो चीपर सोर्स हो गया और बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन रैपिड हो गया कि जब फेमाइंस का, जब मानो भुखमरी आ रही है तो दूसरे स्टेट के साथ हम जोड़ सकते हैं। चेक ऑन फेमाइंस, जब इन केस ऑफ इमरजेंसी केस में ये जो चीज़ें हैं रोड्स एंड रेलवेज, बहुत अच्छा काम करा इन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए कि इन्होंने रोड्स रेलवेज बनाए। तो कहीं ना कहीं हम फेमाइंस के टाइम पे कि जिस स्टेट में भुखमरी है वहाँ पर हम जल्दी से इंटीग्रेट हो सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी, ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज, यानी कि इन्होंने बार्टर सिस्टम यानी कि गुड्स के साथ एक्सचेंज करने को हटाया और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में एंट्री कर दी, मतलब मनी को ले आई थी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इनका सेटअप कैसा था, इफेक्टिव है था, यानी कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप व्हिच सर्व्ड एज अ रियली रिकॉग्नर फॉर द इंडियन पॉलिटिशियन। माना ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने अपने लिए एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, तो वो हमारे लिए पहले से ही सेटअप तो करके चले गए थे ना। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उन्होंने बहुत इफेक्टिव बनाया था, बार्टर सिस्टम से शिफ्ट करा के हमें मॉनिटरी की तरफ ले गए थे। फेमाइंस के लिए हमारे लिए ईजी हो गया था कि कहीं भुखमरी है तो हम उसके लिए जुड़ सकते हैं उन दूसरे कंट्रीज के साथ, और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए कर दिया था, है ना। तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स ने किया था एट दैट टाइम। लास्ट इसमें टॉपिक बचता है कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की अभी तो हमें आज़ादी मिली और उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशंस थी वो किस प्रकार थी हमें पता है, लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें जाननी है, कि जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कि हमारी इकोनॉमी को उन्होंने कॉलोनियल, भाई मैं आपको एक एक टर्म समझाता रहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कॉलोनियल थी। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जहाँ पे एक रूलर होता है और हम सब उसकी कॉलोनी है, मतलब इंडिया एज अ कॉलोनी और ब्रिटिशर्स एज अ रूलर हमारे पर रूल कर रहे थे। बैकवर्ड, हम बहुत ही पिछड़ गए थे। सेमी फेडरल, जहाँ पे सेमी फेडरल का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स और टीनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो रेट से हो या नो ग्रोथ हो, ठीक है। बैकवर्ड, बहुत पिछड़ गए थे। डिप्लीटेड मतलब डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी हो चुकी थी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अपने वॉर एमिशन के टाइम पे जो भी हमारे पास बंदूकें थी, डिफेंस इक्विपमेंट थे, इतना यूज़ कर चुके थे कि उनमें डेप्रिशिएटेड लग गया था, डेप्रिशिएट हो गए थे, डिप्लीट हो गए थे। और एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी, एम्प्यूटेड का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम पे राज करना इतना आसान नहीं है। इंडिया पे राज जब किया जा सकता है जब आप इनको छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर उन पे रूल कर लो। तो कॉलोनियल इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया कि भाई एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे एक रूलर होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और उस पर पूरी की पूरी कॉलोनी होती है जिस पर वो रूलर रूल करते हैं, तो कॉलोनी इंडिया थी। तो सबसे पहले कॉलोनियल इकोनॉमी थी। सेकंड, सेमी फेडरल इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी, सेमी फेडरल इकोनॉमी। इसमें मतलब लैंडलॉर्ड्स का टीनेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब होता है जब लैंडलॉर्ड्स और टीनेंट, जमींदार और जो भी उनमें काम करने वाले टीनेंट्स होते हैं, उनका जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, तो ऐसी इकोनॉमी थी सेमी फेडरल। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पर ग्रोथ बहुत स्लो, धीरे धीरे हो रही हो या फिर ग्रोथ हो ही नहीं रही, ऐसी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है। बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम लेवल की आ रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उन्होंने दी नहीं। बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत हाई था, मैंने आपको बताया। मास लेवल पे लिटरेसी थी कि टोटल पॉपुलेशन का 16% ही पढ़ा लिखा, 16% से कम लोग पढ़े लिखे थे, और फीमेल को तो पढ़ाया ही बहुत कम जाता था, कम से कम 7% था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, और पर कैपिटल इनकम बहुत कम थी, ये वाली भी आदमियों में पता है। डिप्लीटेड और डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी, मैंने बताया था कि जहाँ पे हमने अपने असेट्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इनकी इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि उनकी अब उनमें डेप्रिशिएशन लगनी स्टार्ट हो गई। हमारी इकोनॉमी डिप्लीटेड या डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बन गई। एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब है कि ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड और रूल की। उन्होंने कहा था उन्हें रिलीजन के बेसिस पे, उनको कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे डिवाइड कर दो, और जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान दो हिस्से बन गए। उन्होंने कहा कि डिवाइड करके ही हम रूल किया जा सकता है।
पूरी की पूरी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में मैं फाइनली कंक्लूड करूँ तो यही देखने को मिलता है कि हमने 200 सालों तक गुलामी झेली, 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल हम झेल के आए। और मैंने आपको हर एक सेक्टर की कंडीशन बताई कि कैसे कैसे वहाँ पे स्टेग्नेशन रहा, मतलब ग्रोथ थी तो बहुत कम थी या नो ग्रोथ थी। हमने स्टेग्नेशन के बारे में पढ़ लिया कि हर एक का रीज़न पढ़ा, कि हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन के क्या रीज़न थे, यानी कि जहाँ पे ग्रोथ बहुत कम हो रही है, यहाँ पे डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी है, ये डिप्लीटेड इकोनॉमी है ना, बैकवर्डनेस है हमारी इकोनॉमी में कि भाई प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, मेथड ऑफ जो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं बना हुआ है ना, और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए आज भी हम। तो हमारी इकोनॉमी हमने देख ली कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अभी अभी तो हमें आज़ादी मिली और 200 सालों तक हमने गुलामी झेली। तो इन 200 सालों के ब्रिटिश स्लेवरी में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कि ब्रिटिशर्स किस तरीके की इकोनॉमी हमारे सामने छोड़ के जा रहे थे और उन्होंने हमारे कितने 6 सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया, उसके बारे में भी हमने समझा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरे इस चैप्टर से बहुत हेल्प मिलेगी। और आप इसी के साथ हम जब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे तो हम 40 साल की बात करेंगे कि 1950 से 1990s की कहानी। अभी हमने बात किसकी की थी कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लाजी हुई। मेरा फर्स्ट लेक्चर में आप देखते तो वही बात मैंने आपको बताया कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लाजी हुई रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में, है ना। और 190 साल मानकर, मतलब राउंड फिगर 200 सालों की गुलामी झेली और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। अब ये जो 200 सालों के जख्म थे उसके लिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे कि 1950 से 1990s के एरा को पढ़ेंगे कि 40 साल हम लोगों ने क्या किया। ब्रिटिशर्स हमें ऐसी इकोनॉमी छोड़ के चले गए जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, बैकवर्ड हो चुकी थी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी हो चुकी थी। लेकिन अब इन 40 सालों में हम लोगों ने क्या किया, इस 1950 से 1990s के एरा में हम लोगों ने क्या ऐसा डेवलपमेंट कर दिया, क्या हम कुछ कर भी पाए या नहीं कर पाए, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में या तो मैं वन शॉट का रिवीजन दूंगा आपको पूरे चैप्टर का, या फिर मैं कंटिन्यू करूंगा इस नेक्स्ट चैप्टर को कि हम अब 200 सालों की गुलामी को 40 सालों में, यानी कि 200 सालों के जख्मों को, 200 सालों की स्लेवरी को 40 सालों में तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन फिर भी हमने क्या क्या कोशिश करी, किस तरीके से हमने अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य लिखने की कोशिश करी इन 40 सालों के अंदर, 4 डिकेड्स के अंदर, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।